चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज हम अपना टॉपिक है आज का रेस्पायरेशन। तो जनरली हम बात करते हैं रेस्पायरेशन की। तो रेस्पायरेशन का जो ओरिजिन है वो लैटिन वर्ड से होता है रेस्पेयर। लैटिन वर्ड है एक रेस्पेयर नाम का। उस शब्द से हमारा रेस्पायरेशन ड्राइव्ड होता है और उसका मतलब होता है टू ब्रीथ। टू ब्रीथ मीन्स है कि सांस लेने के लिए जो भी हमें ज़रूरत होती है उसी को हम रेस्पायरेशन कहते हैं। जनरली हम रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन जो है एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है, जिसमें हम मतलब ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो ऐड करते हैं या फिर हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो रिमूव होते हैं। बूथ या ऑक्सीडो रिडक्टेज ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोडक्ट्स है या रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें कि हम जितने भी रेस्पायरेबल सबस्ट्रेट होते हैं, हमारे जितने भी सामान होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स, उन सभी को ऑक्सीडाइज करने के बाद में और CO2 और ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने के बाद में जो है वो वाटर रिमूव होता है और केमिकल एनर्जी के रूप में हमें कॉम्प्लेक्स बॉन्ड्स के रूप में ATP मिलती है। तो जनरली जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो ये है कि C6H12O6 + 6O2 मीन्स ग्लूकोज का जब हम ऑक्सीडेशन किया एंजाइम और सोलराइट की प्रेजेंट में, तो वहाँ से एंजाइम्स की प्रेजेंट में सोलाइट्स ही नहीं, एंजाइम की प्रेजेंट में, तो वहाँ पे हमें 6 एटम्स कार्बन डाइऑक्साइड के मिले, 6 एटम हाइड्रोजन ऑक्साइड मीन्स जल के H2O के, और 6 एटम जो है हमें वो 686 किलो कैलोरी हमारी एनर्जी मिली। अब आते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जनरली दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ना जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एयर प्रेजेंट हो, मीन्स एयर में जनरली ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। नीचे डेफिनेशन भी लिखी हुई है इसकी। रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंट ऑफ O2 एंड द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट गेट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज एंड प्रोडक्ट। मीन्स जब भी कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो है वो सबस्ट्रेट जो होता है हमारा, जो कार्बोहाइड्रेट हो या लिपिड हो या फैट हो, वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और उस जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है वो एंड प्रोडक्ट उसके एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और एक वाटर रहेगा। जब ये दोनों एंड प्रोडक्ट रहते हैं तो इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसी के साथ में दूसरा होता है जनरली एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो है वो हमें देखने को मिलता है जितनी भी फर्मेंटेशन की रिएक्शंस होती हैं उन सभी में हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है हमें ना तो कंप्लीट एटम CO2 के मिल पाते हैं और ना ही कंप्लीट एटम जो हैं वो ना ही हमें कंप्लीट एनर्जी मिल पाती है। तो इसी लिए जो है जो प्रोटीन का रेस्पिरेशन होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहलाता है। एक नोट हमने लिखा, जो प्रोटीन रेस्पिरेशन होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहलाता है। कुछ 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जैसे जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होने पर या रेस्पिरेशन होने पर जो है हमें 4 किलो कैलोरी मिलती है एनर्जी की, और 1 ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरी, और जो है 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.2 टू 4.5 किलो कैलोरी मिलती है। अब आ जाते हैं हम प्रोसेस या मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। प्रोसेस या मैकेनिज्म में मतलब एक पूरी प्रोसेस, मतलब कि प्रोडक्ट से हमारा और जो एनर्जी है वो हमारे मिलने का पूरी प्रोसेस क्या है, हम उसे जो है मैकेनिज्म या प्रोसेस कहते हैं। तो सबसे पहले जो है ग्लाइकोलाइसिस है जो साइटोप्लाज्म में चलता है। फिर लिंक रिएक्शन होती है जो पेरोक्सिसोम या प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चलती है। और फिर तीसरा होता है एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड या फिर क्रेब्स साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, इसी को नाम दिया गया है। ये हमारा मैट्रिक्स में चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। फिर होता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या टर्मिनल ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या ये जो है हमारा ऑक्सीसोम में चलता है या इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। अब आ जाते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस पर। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो हमारा जनरली एक नाम और दिया गया है हमारा ग्लाइकोलाइसिस को दूसरा नाम दिया गया है हमारा EMP पाथवे। दिखाई दे रहा होगा आपको, 3 साइंटिस्ट थे, एमडोन, मेयरहोफ और पारनास। इन तीनों ने मिलकर एक पाथवे दिया था, इसको हम EMP पाथवे या ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसमें
साफ सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि इन्वॉल्व डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स। मींस जो ये ग्लाइकोलाइसिस बहुत सघन मतलब इंटेंसिव प्रोसेस है, लेकिन जो है इसका जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करना। अकर्स इन साइटोसोल, मींस के साइटोसोल में चलती है, जो साइटोप्लाज्मा होता है उसमें चलती है, या फाइनल या एंड प्रोडक्ट जो होता है वो पायरुवेट होता है। 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनते हैं, या पायरुविक एसिड या पायरुवेट। और दूसरी बात यह है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कॉमन है दोनों ही के लिए। मींस एनोरोबिक रेस्पिरेशन हो या एरोबिक रेस्पिरेशन हो, ये ग्लाइकोलाइसिस जो है दोनों में सेम ही चलेगा। एनोरोबिक कंडीशन होती है जनरली, अगर पूछा जाए तो रेस्पिरेशन, जनरली रेस्पिरेशन एरोबिक होता है, लेकिन अगर स्पेशली ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पूछ लिया जाए तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एक एनारोबिक प्रोसेस है या एनारोबिक कंडीशन में होती है। ग्लाइकोलाइसिस इज कम्प्लीटेड इन 10 स्टेप, 10 स्टेप होते हैं पूरे, लेकिन सारे स्टेप्स हमारे काम के नहीं हैं, क्योंकि जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो 3 या 4 स्टेप से ही आते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और कोई भी और हर एक स्टेप के लिए हर एक एंजाइम, स्पेशल एंजाइम वेरी करता है। मतलब मीन्स कोई भी स्टेप है, अगर हमारी स्टेप नंबर 1 से लेकर के स्टेप नंबर 10 तक, तो हर एक स्टेप के लिए एक एंजाइम हमारा रेस्पॉन्सिबल है। कोई भी, और दूसरी बात यह है कि कोई भी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, मीन्स फ्रक्टोज हो, माल्टोज हो, सुक्रोज हो, कोई भी स्टार्च हो या कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, अगर उसका रेस्पिरेशन होना है या ग्लाइकोलाइसिस होना है तो उससे पहले ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होना पड़ेगा। इट इज़ एसेंशियल टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। चलिए अब बात करते हैं स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस। मीन्स ग्लाइकोलाइसिस में कितने स्टेप्स हैं? जनरली 10 स्टेप है। नंबर 1 है फर्स्ट फास्फोरिलेशन, सेकंड आइसोमेराइजेशन, थर्ड है सेकंड फास्फोरिलेशन, फोर्थ है क्लीवेज, थर्ड फिफ्थ स्टेप है थर्ड फास्फोरिलेशन। मीन्स यहाँ पर हमारा पहला फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आकर के जुड़ा, यहाँ पर हमारा सेकंड फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आकर के जुड़ा, और यहाँ पर हमारा तीसरा फॉस्फेट, ये जो है तीसरा फॉस्फेट मॉलिक्यूल आकर के जुड़ा हमारा। और छठा जो है हमारा वो है प्रोसेस ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेस। छठा प्रोसेस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर हमें NAD प्लस जो है वो NAD2H में कन्वर्ट होती है। मीन्स यहाँ पर हमें जो एनर्जी है वो NAD की फॉर्म में एनर्जी हमें मिलती है, NADH2 की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है। और इसके बाद में जो है हमारा है फर्स्ट ATP जनरेशन। मीन्स यहाँ पर जो है हमें जो ये है 7th स्टेप में हमें हमारी पहली ATP मीन्स 2 मॉलिक्यूल हमारे ATP के मिलते हैं। 8th है आइसोमेराइजेशन। मीन्स 8वीं जो अभी की रिएक्शन है, 8वीं रिएक्शन वो हमारी आइसोमेराइजेशन है। और जो है 9th रिएक्शन जो है वो हमारी डिहाइड्रेशन है। मीन्स यहाँ पर हमें H2O के मॉलिक्यूल मिलते हैं। और जो हमारी 10th रिएक्शन है और फाइनल रिएक्शन है वो सेकंड ATP जनरेशन है। मीन्स इसमें जो है हमें दूसरा मॉलिक्यूल ATP का मिलता है। अब हम इसकी बात करें जनरली हम इसकी बात करते हैं तो ये है कि इसमें पूरी प्रोसेस में जो हमारी पहली रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन है और 10th रिएक्शन है, ये जो तीनों रिएक्शन होती हैं ये इरिवर्सिबल होती हैं। इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि जैसे ग्लूकोज से जब हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है तो फिर वो वापस से ग्लूकोज नहीं बन सकता। और ठीक उसी तरह से जो हमारी सेकंड फॉस्फोरिलेशन हुआ है, जो सेकंड फॉस्फोरिलेशन वाली प्रोसेस है वो भी हमारी रिवर्सिबल है, और 10वीं जो हमारी रिएक्शन है वो भी हमारी रिएक्शन इरिवर्सिबल है। इसी के बाद में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल करके। पूरी प्रोसेस का ग्लाइकोलाइसिस की यहाँ पर ये एक तरीके से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने देने की कोशिश की है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर हमने पहले क्या लिया है। पहले हमने यहाँ पर लिया है ग्लूकोज।
इस ग्लूकोज को देख लीजिए, इस ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, और इससे पूरी इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इसी के साथ में 2-4 क्वेश्चन पिछले डिस्कस कर लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है, ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे एम्डोन, मेयरहोफ और पारनास, तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर के ये हमें दिया था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे कहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि चलता कहाँ पर है, ये साइटोसोल में या साइटोप्लाज्मा में चलता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, इसका फाइनल प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड। आई थिंक अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए थे वो क्लियर हैं। अब आगे चलते हैं हम। आगे हमारा है ग्लूकोज की प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हमारा फर्स्ट फॉस्फोरिलेशन हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंट में ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो है हमारा एक एटीपी और एक एटीपी जाती है और एक एडीपी हमें मिल जाती है। एटीपी से एडीपी जाने का क्या मतलब है, एटीपी इक्वल जाने के बाद में हमें एडीपी मिलती है और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस वो हमारा फ्रक्टोज के साथ में, ग्लूकोज के साथ में जुड़ जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देता है। ग्लूकोज 6 का मतलब ये है कि जो ग्लूकोज का छठा कार्बन है उसके साथ में जो है हमारा फॉस्फेट जुड़ जाता है। इस सेकंड प्रोसेस है फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज, मीन्स आइसोमेराइजेशन होता है इसका, और इसका जो है फॉस्फो आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी इसके एंजाइम का नाम पूछ लेते हैं, तो इस वजह से इसका एंजाइम याद कर लीजिए। इसका नाम है फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम। थर्ड जो रिएक्शन है हमारी वो है सेकंड फॉस्फोरिलेशन। थर्ड रिएक्शन ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी हमारी एटीपी में कन्वर्ट होती है और एक इनऑर्गेनिक फास्फोरस हमारा जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है। एक फॉस्फेट पहले ही था हमारा और दूसरा फॉस्फेट यहाँ आ गया, तो अब इसका नाम क्या रख दिया गया है यहाँ पर कि एक पहले के साथ में जुड़ गया है और एक दूसरे वाले के साथ में जुड़ गया है। तो एक पहले बॉन्ड पर एक छठे बॉन्ड पर, तो इसका 2 मॉलिक्यूल हैं फॉस्फेट के, तो इसका नाम रख दिया गया है डाइफॉस्फेट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं है, और जो मैं आपको बात बता दूं, अगर क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि जो हमारा थर्ड फास्फोरिलेशन होता है उसमें एटीपी जा सकती, एटीपी कितनी एटीपी का यूज़ होता है उसमें पूछ सकता है। एक एटीपी उसमें पूछ सकता है, 1 एटीपी, 2 एटीपी, 3 एटीपी या नॉन ऑफ द अबव। तो उसमें जो है हमें आंसर लगाना है नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि उसमें जो है हमारा वहाँ पर जो हमारा थर्ड फॉस्फोरिलेशन होता है उसमें हमारा H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। जो थर्ड फास्फोरिलेशन होता है उसमें हमारा एटीपी का यूज नहीं होता। जो 6 रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे 2NAD प्लस NAD2H2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। 2NADH में कन्वर्ट होने के बाद ये जो है 2NAD कन्वर्ट होने के बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं, ATC में चले जाते हैं, और ATC इनको जो है ATP में बदल देती है। टोटल हमें एक NADPH2 से जो है हमें टोटल NADH2 से हमें टोटल 3 ATP मिलते हैं। एक NAD2H2 से एक NAD2H से हमें 3 ATP मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल कितना बेनिफिट होगा, 6 ATP। 6 रिएक्शन से हमें कितनी ATPs मिलेंगी, 6 ATPs हमको मिलेंगी 6 रिएक्शन से। इसके साथ अब हम चलते हैं आगे। आगे है फर्स्ट ATP जनरेशन 7th रिएक्शन में है। 2 ATP जाती हैं, 2 ATP आ जाती हैं, मीन्स हमें कितनी ATP का फ़ायदा हो रहा है, 2। जुड़ेगा क्या इसमें, ADP में जो है हमारा ऑर्गेनिक फास्फोरस जुड़ जाता है तो ATP बन जाती हैं, ATP हमारी बन जाती हैं। इसी के बाद में हमारी है नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी 10th रिएक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारा सारे का सारा ग्लाइकोलाइसिस का एंड यहीं पर होता है।
तो इसमें हमें 2 ATP जाती हैं और 2 ATP हमें मिलती हैं। तो टोटल 2 ATP हमको यहाँ मिल गई, 2 ATP हमको यहाँ मिल गई। टोटल कितनी? टोटल ATP 4 और प्योर ATP हमको मिली 4 और हमारी एक ATP यहाँ पर, एक ATP हमारी यहाँ पर और एक ATP हमारी, एक ATP यहाँ और एक ATP हमारी यहाँ। टोटल कितनी गई? कितनी? 2 मिली। कितनी? 4। टोटल गेन कितना हुआ? 2। प्योर ATP की अगर बात होती है और टोटल ATP अगर हमसे पूछी जाती हैं तो टोटल ATP 6 हमारी NADH2 वाली हैं और 4 हमारी ये हैं और 2 हमारी ये माइनस हैं। तो 4 6 4 10 और 10 माइनस 2 बराबर टोटल हमको मिलती हैं 8 ATP। इस चीज़ को हम याद कर लेते हैं। नेट गेन कितना होता है हमें? नेट गेन होता है हमें ग्लाइकोलाइसिस से ATP का नेट गेन हमें होता है 8 ATP हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिलती हैं। और इसी के साथ में अगर हम, एक एक्सेप्शन है इसका, 8 ATP हमें प्लांट्स के अंदर मिलती हैं। इस बात का ध्यान रखना, प्लांट्स के अंदर हमें 8 ATP मिलती हैं। अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन एक्सेप्शन है इसका, ह्यूमन के अंदर 6 ATP का गेन होता है। टोटल जो ह्यूमन के अंदर हमें 6 ATP का गेन होता है। तो हम थे 10th रिएक्शन पर। जो 10th रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस की वो ये है कि यहाँ पर जो है 2 ADP जाती हैं, 2 ATP आ जाती हैं और हमें हमारा 2 मोल पायरुविक एसिड मिल जाता है। कितने मोल्स मिलते हैं पायरुविक एसिड के? 2 मोल। 2 मोल हमें पायरुविक एसिड के मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने पूरी ग्लाइकोलाइसिस को समराइज कर करके लिख दिया है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में। तो आइए देखते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। हेक्सोकाइनेज एंड फ्रक्टोकाइनेज आर एग्जाम्पल ऑफ एलोकेमिकल्स। मीन्स एलोकेमिकल्स का मीन्स ये है, या एलो केमिकल्स या एलो एंजाइम्स का, जनरली कोई भी एंजाइम हो उस पर जो उसकी एक्टिव साइट होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर के मिलता है वो एक होती है, लेकिन इसकी जो है दोनों तरफ एलो साइट होती हैं। मीन्स दोनों तरफ से आकर के एंजाइम लग सकते हैं हेक्सोकाइनेज और फ्रक्टोकाइनेज के अंदर। इन फर्स्ट एंड सेकंड फॉस्फोरिलेशन ATP यूज्ड इन ADP इज प्रोड्यूस्ड। फर्स्ट और सेकंड फॉस्फोरिलेशन में जो है ATP यूज होती है और ADP प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि पिछली वाली स्लाइड में दिखाया था कि यहाँ पर ATP यूज होती है, यहाँ पर भी ATP यूज होती है। तो यही बात मैंने वहाँ पर लिख दी है कि यहाँ पर जो है फर्स्ट और सेकंड फॉस्फोरिलेशन में ATP यूज होती है और ADP प्रोड्यूस होती है। इसके साथ नेक्स्ट है इन स्टेप 5 और थर्ड फॉस्फोरिलेशन H3PO4 इज यूज्ड। मीन्स 5वीं जो रिएक्शन है हमारी उसमें, या थर्ड फॉस्फोरिलेशन जो है उसमें हमारा फॉस्फोरिक एसिड यूज होता है, ना कि ATP जो हमारी यूज होती है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। क्या यूज होता है हमारा? फॉस्फोरिक एसिड। 2 molecule of ATP used in first and third step of glycolysis रेस्पेक्टिवली। वही बात मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने रेड पेन से लिखा है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट 2 molecule of ATP used in first and थर्ड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड फॉस्फोरिलेशन। ये भी कह सकते हैं। अगर फॉस्फोरिलेशन पूछता है तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉस्फोरिलेशन, अगर स्टेप पूछता है तो फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में हमारा OTP का ज्वाइन होता है। इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है PGAL मीन्स फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है वो हमारे फैटी एसिड के सिंथेसिस में प्रयोग होता है, उपयोग मीन्स फैटी एसिड का सिंथेसिस करता है। मीन्स फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो हमारा फैटी एसिड का भी सिंथेसिस हो जाता है। हमें फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड किस रिएक्शन में मिला था? हमको 6 रिएक्शन में फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड हमारा जो था ये फैटी एसिड बना सकता था। अब जो है हमारा नेक्स्ट वो है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? molecule of ATP are formed in step 7th and step 10th। मीन्स 7वीं स्टेप के अंदर और जो है 7वीं स्टेप के अंदर और 10वीं स्टेप के अंदर जो है हमारे ATP के मोलिक्यूल बनते हैं। टोटल नेट गेन ATP मैंने आपको बता दिया था। प्योर ATP की अगर बात आती है तो हमें नेट प्योर ATP जो है हमें 2 ही अटेम्प्ट करना है। नेट ATP अगर आता है
तो 4 अटेम्प्ट करना है। और अगर टोटल एटीपी प्रोडक्शन आता है, टोटल एटीपी प्रोडक्शन आता है तो हमें 10 करना है। और अगर प्योर एटीपी, नेट प्योर एटीपी, नेट प्योर एटीपी आता है तो हमें 4 अटेम्प्ट करना है। अगर नेट एटीपी आता है, प्योर एटीपी आता है, सॉरी प्योर एटीपी आता है तो हमें 4, नेट प्योर एटीपी आता है तो हमें 2, टोटल एटीपी आता है तो हमें 10, नेट एटीपी आता है, नेट टोटल एटीपी तो हमें 8। ये चारों चीज़ें आप याद कर लीजिए। तो टोटल एटीपी, प्योर एटीपी टोटल 4, नेट प्योर एटीपी 2, टोटल एटीपी 10, क्योंकि 4 हमारी ये हैं और जो है 6 हमारी NaDH2 वाली जो ETS से हमें मिलेंगे, और 2 हमारी कंज्यूम कर लेता है। तो नेट और नेट एटीपी मतलब मीन्स एटीपी की फॉर्म में भी और एटीपी की फॉर्म में भी और जो है NADPH2 वाली फॉर्म की भी, टोटल मिलाकर के हमारी 10 एटीपी हो जाती हैं, लेकिन हमारी 2 कंज्यूम कर लेता है तो टोटल हमारी 8 बचती हैं। सारा खेल पूरी ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी का ही है और एटीपी से ही लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपको बताया था कि हर एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन इसका ये है कि नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो 5th रिएक्शन जहाँ पर हमारा 3rd फॉस्फोरिलेशन हो रहा था, वहाँ पर हमारा H3PO4 लग रहा था। H3PO4 जो था वो हमारा कहीं वो फॉस्फोरिक एसिड था, वो एंजाइम यूज नहीं होता। ये हमारा एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यही है हमारा। और नेक्स्ट पॉइंट है इन स्टेप 6 NAD प्लस रेड्यूस इंटू NAD2H, NAD प्लस 2H प्लस 2E। ये पूरी इक्वेशन इसके नीचे दी हुई है कि किस तरह से हमारा बदलता है। और जो है NADH2 अकर्स इन 6 रिएक्शन, बार बार आता है कि NADH2 6 ATP मोलिक्यूल किस में मिलते हैं, तो इसको 6 रिएक्शन में ही 6 ATP के मोलिक्यूल मिलते हैं। और इसी के नीचे लिखा है इन द स्टेप 6 NAD2H प्रोड्यूस 6 ATP आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मीन्स NAD2H2 जो ATP का प्रोडक्शन करता है वो ETS में जाने के बाद ही करता है। O2 यूज एंड CO2 प्रोडक्शन इज एब्सेंट फाउंड इन बोथ टाइप। O2 यूज एंड CO2 प्रोडक्शन इज एब्सेंट फाउंड इन बोथ टाइप। मीन्स एनारोबिक हो या एरोबिक हो या एनारोबिक हो, कोई सा भी प्रेजेंस में ग्लाइकोलाइसिस हो, उसमें O2 को ना ही तो O2 का प्रोडक्शन होता है, ना ही CO2 का यूज होता है। इसी के साथ में इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड इफ NAD2H गोज टू ETS देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 इज यूज्ड एंड ऑक्सीजन इज अवेलेबल फ्रॉम साइटोसोल और साइटोप्लाज्मा। अगर ETS जो है नहीं जाता है, अगर NAD2H2 हमारा ETS में नहीं जाता है तो हमें ऑक्सीजन जब ज़रूरत रहेगी, जब ऑक्सीजन रिडक्शन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो जो है वो साइटोसोल से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करेगा। जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है वो साइटोसोल से लेगा ऑक्सीजन। इसके साथ में पूरा नीचे मैं आपको शुरू से ही बताता चला आ रहा हूँ और अभी भी बताता हूँ कि 2 NAD2H इंटू 3 इक्वल्स टू 6 ATP इन स्टेप 6, 6 ATP इन स्टेप 6 एंड 4 ATP स्टेप 7th एंड 10th माइनस 2 ATP स्टेप एंड फर्स्ट एंड थर्ड। टोटल इसका हो जाता है, टोटल हो जाता है इसका 8 ATP। 8 ATP का प्रोडक्शन हमें मिलता है। एक पूरे समराइज तरीके से मैंने यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस को लिख दिया है, आप एक बार देख लीजिए इसको। ग्लाइकोलाइसिस का मीन्स ग्लूकोज जाता है तो हमें क्या मिलता है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जाएगा और हमको मिलेगा पायरुविक एसिड। क्या मिलेगा, पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड मिल जाता है हमको। 4 ADP जाती हैं, 4 ATP मिल जाती हैं और 2 ATP जाती हैं, 2 ADP हमको मिल जाती हैं। इसी के साथ में 2 H3PO4 जाते हैं और 2 वो H2O के मॉलिक्यूल हमें मिल जाते हैं। 2 NAD प्लस 6 रिएक्शन में 2 NAD प्लस जाते हैं और 2 NAD2H मिल जाते हैं।
आप इसको देख लीजिए, लगभग पूरा समराइज तरीके से। एक अगर जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर ग्लाइकोलाइसिस से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इस पूरी प्रोसेस से एक न एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। मीन्स हम इसको लिंक रिएक्शन भी बोल देते हैं या गेटवे रिएक्शन भी बोल देते हैं। ये कहाँ पर होती है? ये होती है प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। ये हमारी प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर होती है। और पायरुविक एसिड एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। डायरेक्ट पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश एंटर नहीं हो सकता। डायरेक्ट पायरुविक एसिड नहीं हो सकता तो लिंक रिएक्शन के थ्रू जो है वो एसिटिल कोएंजाइम ए में बदल जाता है। पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटिल कोएंजाइम ए में बदल जाता है। एसिटिल कोएंजाइम ए के बाद वो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है। क्रेब्स साइकिल का जो हमारा प्रोडक्शन है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हमारा प्रोड्यूस होता है और वहीं से हमें मोस्टली एटीपी मिलती हैं। इसी के बाद में हमारा सेकंड है NAD प्लस एंड कोएंजाइम ए आर प्रेजेंट देयर। मीन्स कहाँ पर? यहाँ क्रेब्स साइकिल की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की बात। मीन्स प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पायरुविक एसिड NAD प्लस और कोएंजाइम ए पहले से प्रेजेंट होते हैं। देन आफ्टर द ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन पायरुविक एसिड फॉर्म्स NAD2H एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज। और जो है उसके बाद में ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन होता है। मीन्स पायरुविक एसिड का जो है ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन होगा कोएंजाइम ए और NADH की प्रेजेंट में। तो यहाँ पर जो है एसिटिल कोएंजाइम ए बन जाता है, 2NADH2 मिल जाती हैं और एक CO2 हमारा रिलीज हो जाता है और 2NADH2 यहाँ पर रिलीज हो जाती हैं। ये जो है लैपोनिक एसिड और मैग्नीशियम की प्रेजेंट में ये वाली प्रोसेस लिंक रिएक्शन लैपोनिक एसिड और मैग्नीशियम की प्रेजेंट में चलती है। अब हमारा आ जाता है क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड या TCA साइकिल या फिर ऑर्गेनिक एसिड साइकिल या माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। इतने ज़्यादा नाम हैं, जितने ज़्यादा नाम हैं इसके इतना ही ये इम्पोर्टेंट है। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड TCA अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन मैट्रिक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ क्रेब्स साइकिल कहाँ पर चलता है? क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। कहाँ पर चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में चलता है। और इसको 1937 में साइंटिस्ट थे हेंस ए क्रेब्स, उन्होंने इसको 1937 में दिया था और इसके लिए हेंस ए क्रेब्स को नोबेल प्राइज है 1953 में नोबेल प्राइज उनको मिला था। और समेरी पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन की है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने बीच बीच में ये डाल दिया है ताकि हमारा रिवीजन भी होता रहेगा। इसको देख लेते हैं हम। टोटल पूरी ग्लूकोज से लेकर के और क्रेब्स साइकिल के फाइनल तक जो ATP का फॉर्मेशन होता है या एक ग्लूकोज, इसे भी हम ये भी कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में जितनी ATP फॉर्मेशन हमारी होती है उसका पूरा बायोडाटा यहाँ पर लिख रखा है। तो इसमें क्या है? 8 ATP हमारी कहाँ से मिल रही थी हमको? ग्लाइकोलाइसिस से। 6 ATP फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम ए से। 6 ATP एसिटिल कोएंजाइम से कहाँ पर मिल रही हैं? 2NADH2 की फॉर्म में। 2NAD2H मिल रहा है यहाँ पर। ये हमारा जो है 6 ATP मिल रही हैं क्योंकि एक NAD2H में 3 ATP होती हैं, तो यहाँ पर हमें 6 ATP टोटल मिल रही हैं और एक हमें CO2 का मॉलिक्यूल मिलता है। फिर उसके बाद में 6 ATP फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम और एक पायरुविक एसिड को एसिड के क्रेब्स साइकिल में 12 ATP हमें मिलती हैं, तो 2 पायरुवेट हमें ग्लूकोज से मिलते हैं, तो 2 पायरुवेट में हमें 24 ATP मिल जाएंगी। कितनी? 24 ATP मिल जाएंगी। इसी के बाद टोटल हमारी कितनी हो जाती हैं? 24, 36 और 8 38 ATP हमारी हो जाती हैं। 38 में 2 हमारी जो है रेस्पिरेशन में इनटेक हो जाती हैं। इनटेक कहाँ पर हो जाती हैं?
ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट एंड सेकंड फास्फोरिलेशन में। फर्स्ट एंड सेकंड फास्फोरिलेशन में हमारी इनटेक हो जाती है और तो हमारा नेट प्रोडक्शन कितना आता है 36 एटीपी। अगर हमसे पूछा जाता है कि टोटल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के एक रेस्पिरेशन में कितनी एटीपी प्रोड्यूस होती हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 36 एटीपी। ये पूरा क्रेब साइकिल का एक दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ जनरली जितना भी इम्पोर्टेंट है। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैं और ओल्ड क्वेश्चंस पेपर के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। पायरुविक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस से मिलने के बाद में ये प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर जो है एसिटिल कोएंजाइम ए बन जाता है। एसिटिल कोएंजाइम ए कितने कार्बन कंपाउंड का यौगिक है, 2 कार्बन, 2 कार्बन कंपाउंड है हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने का है, 4 का। टोटल मिलकर के 6 कार्बन कंपाउंड का एक बनाते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल 6 कार्बन कंपाउंड का है। यहाँ पर हमें एफ की आवश्यकता होती है एज ए कैटालिस्ट, और H2O हमारा रिमूव हो जाता है। जब H2O रिमूव हो जाता है तो इसका एक बनता है 6 कार्बन कंपाउंड सिस एकोनिटिक एसिड। 6 एकोनिटिक एसिड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यही पूछा जाता है क्या कि एसिटिल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के बाद में हमारा कौन सा कंपाउंड बनता है और वो कितने कार्बन का होता है। तो सिट्रिक एसिड कंपाउंड हमारा बनता है और 6 कार्बन का वो कंपाउंड होता है। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसिटिल कोएंजाइम ए किस यौगिक के साथ में मिलकर के सिट्रिक एसिड कंपाउंड बनाता है, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इसका आंसर हो सकता है। इसका आंसर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हो सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है, तो इसके लिए 4 कार्बन का कंपाउंड है। एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन का कंपाउंड है और सिट्रिक एसिड हमारा 6 कार्बन का कंपाउंड है। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि सिट्रिक एसिड बनने के लिए हमें किस एंजाइम की आवश्यकता होती है, वो है कोएंजाइम ASH। नेक्स्ट आता है हमारा जो हमारा ये आइसोसिट्रिक एसिड होता है, ये हमारा ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनाता है। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जब बनता है तो मैग्नीज की उपस्थिति में, मैग्नीज की प्रेजेंस में जो हमारा NAD2H हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें कितनी ATP मिल जाती हैं, 6 ATP, वो सॉरी 3 ATP यहाँ पर हमें मिल जाती हैं टोटल। इसके बाद में ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड जब होता है तो यहाँ पर हमारा डिकार्बोक्सिलेशन होता है। CO2 मीन्स CO2 रिमूव होती है। यहाँ पर हमें एक मॉलिक्यूल CO2 का मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है जब एक मॉलिक्यूल हमें CO2 का मिला तो यहाँ पर ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 6। तो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड क्या होगा, जब एक कार्बन निकल जाता है यहाँ से, वो होगा 5 कार्बन कंपाउंड। 5 कार्बन कंपाउंड जो होगा वो कौन सा होगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो होता है वो 5 कार्बन कंपाउंड का 5 कार्बन कंपाउंड होता है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड होता है। इसके साथ में जो कि अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है वो ग्लूटेमिक एसिड भी बना सकता है। और फर्दर ये रिवर्सिबल होता है ग्लूटेमिक एसिड से, फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनता है और ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए के साथ में रिएक्शन करने के बाद सक्सिनिक एसिड बनाता है। सक्सिनिक एसिड होता है, सक्सिनिक एसिड जो होता है तो वहाँ पर भी हमें अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के बाद में फिर हमारा एक कार्बन का मॉलिक्यूल CO2 को लेकर के रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सक्सिनिक एसिड बनता है वो 5 कार्बन कंपाउंड होता है। सक्सिनिक एसिड हमारा 5 कार्बन कंपाउंड होता है। यहाँ पर भी हमारा फॉस्फोरिलेशन होता है, H3PO4 आता है और ADP के साथ जुड़ता है। ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जुड़ने के बाद में हमारा ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जुड़ करके ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से सेम पिछली वाली रिएक्शन में भी हमें NAD+ गए थे और हमें 3 ATP मिले थे। और तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बनते हैं कि 5 कार्बन कंपाउंड इन क्रेब साइकिल अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड इन फर्स्ट 4 कार्बन कंपाउंड इन क्रेब साइकिल वो होगा सक्सिनिक एसिड। या फिर कभी कभी हमसे आने वाले एंजाइम का सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि बताइए कि अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के बाद में से क्रेब साइकिल का सीक्वेंस क्या रहेगा।
तो इसके लिए जो सीक्वेंस रहता है वो रहता है सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मेलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये हमसे चारों एंजाइम दे दिए जाते हैं और हमसे इनका जो है सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, या फिर कभी कभी कार्बन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड है या कितने कार्बन का कंपाउंड है सक्सिनिक एसिड। ज़्यादातर इन दो से ही पूछा जाता है, मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड के कार्बन कंपाउंड नहीं पूछे जाते। अगर मैलिक या फ्यूमेरिक एसिड से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो इनके सीक्वेंस को लेकर के ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम इसके नेट एटीपी गेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एटीपी हमें कितने मिलते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। हमें टोटल 3 NAD2H2 के मॉलिक्यूल मिलते हैं, एक FADH2 का मॉलिक्यूल मिलता है और एक ATP का। ATP हमें मिल रही है जहाँ पर हमारा सक्सिनिक एसिड बन रहा है। FAD2H हमें मिल रहा है जहाँ पर हमारा फ्यूमेरिक एसिड बन रहा है। फ्यूमेरिक एसिड जहाँ पर हमारा बनता है वहाँ पर हमें FAD2H मिलता है। और हमें 3 मॉलिक्यूल NAD के कहाँ पर मिलते हैं, NAD2H के। एक तो जहाँ पर हमारा ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड बन रहा था, एक हमारा जहाँ पर सक्सिनिक एसिड बन रहा था, और एक हमारा जहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा है। ये जो है हमारे जहाँ पर एक ये वाली रिएक्शन और एक ये वाली रिएक्शन, यहाँ पर हमें 3 मॉलिक्यूल जो है वो NAD2H के मिल जाते हैं। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि एक NAD2H में कितने ATP होते हैं, 3 ATP होते हैं। तो टोटल 3 3 जा 9 ATP। 1 FADH2 में 2 ATP होते हैं, 9 2 11 और 1 ATP टोटल का 12। तो टोटल कितनी ATP हमको मिलती हैं एक कार्बेक क्रेब साइकिल से? टोटल ATP हमको मिलती हैं क्रेब साइकिल से 12। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के रेस्पिरेशन में या एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें कितनी ATP मिलती हैं? टोटल मिलती है हमको 36, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड होते हैं और एक पायरुविक एसिड को बनाने में हमें 12 मिलती हैं। 12 मिलने के बाद में 2 पायरुविक एसिड का क्रेब साइकिल जब चलेगा तो वहाँ पर हमें 24 मिलेंगी ATP। इस तरह के क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेब साइकिल इन सेल। मींस सेल का जो क्या इम्पोर्टेंस होता है हमारी क्रेब साइकिल के अंदर सेल का इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। अब हम आइए, 2 टाइम डिकार्बोक्सिलेशन एंड 4 टाइम ऑक्सीडेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स में जितने भी जैसे पायरुविक एसिड है उसका डिसइंटीग्रेशन, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। गिव रिडक्टिंग एनर्जी टू हाइड्रोजन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स रिडक्शन एनर्जी जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए हमें हाइड्रोजन को एनर्जी इससे मिलती है। एम्फीबोलिक और एम्फीबायोटिक पाथवे है। यह कोशिका के निर्माण में लगने वाले विभिन्न पदार्थ जैसे वसा, प्रोटीन, एमिनो एसिड आदि का निर्माण करता है, जो कि सेल मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। सेल मेंटेनेंस में जैसे कि हमारी कोई सेल में कट फट जाती है कोई टिश्यूज, तो उसमें जो है सेल मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सेल डिवीजन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो हम क्या लगाएंगे, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हमारा सेल डिवीजन के लिए होता है। लेकिन जो है अगर पूछ लिया जाए कि हार्मोन रेस्पॉन्सिबल इन सेल डिवीजन फॉर हीलिंग ऑफ द प्लांट, तो हमारा क्या रहेगा, तो हमारा रहेगा ऑक्सिन। ऑक्सिन जो हमारा जो है हीलिंग के लिए यूज किया जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की लैंग्वेज बता देता हूँ, फिर मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा। पहले लैंग्वेज बता देता हूँ आपको। इसकी लैंग्वेज में रहेगा अपना
अकर्स इन सिस्टम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का देखा होगा आपने, इस तरीके से होता है। तो ये जो होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की सिस्टम, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, नंबर 1। और दूसरी बात ये है, ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी चेन। रेस्पिरेटरी चेन किस लिए कहलाती है? क्योंकि हमारा रेस्पिरेशन के बाद में NAD2H का जो ATP का फॉर्मेशन वगैरह है सब इसी में चलता है। और हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ATP इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑफ ADP विद IP इनऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेशन। मीन्स ATP का फॉर्मेशन हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही हमारा ATP का फॉर्मेशन होता है, इस बात का ध्यान रख लीजिए। क्योंकि NAD2H और FAD2H, NAD2H और FAD2H हमारा डायरेक्टली यूज नहीं हो सकते, तो इसके लिए हमें यूज करने के लिए क्या चाहिए होता है? ATP। और ATP का जो फॉर्मेशन है वो हमारा ATP का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही होता है। वो ATP का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NAD2H और FAD2H से ही होता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेटर ETC आर साइटोक्रोम्स। मीन्स साइटोक्रोम्स जो हैं वो जो है इलेक्ट्रॉन के कैरियर का काम करते हैं। मीन्स जैसे हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम के साथ मूव करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम की हेल्प लेते हैं। चलिए मैं अब आपको इलेक्ट्रॉन का डायग्राम के थ्रू ETS समझा देता हूँ। ETS में टोटल हमारे 5 कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, FMN, यूबिक्विनोन, साइटोसिन C और साइटोसिन C1, A और A3। जो A3 कंपाउंड है हमारा, वो कंपाउंड जो है वो ATP सिंथेटेज के नाम से जाना जाता है। ATP सिंथेज जो A3 होता है हमारा, उसको हम ATP सिंथेज कहते हैं। अब इसकी प्रोसेस क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है FMN जो है मतलब कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो NAD2H को एब्जॉर्ब कर लेता है, मीन्स ले लेता है। और यूबिक्विनोन FAD2H को लेता है। यूबिक्विनोन और FMN ये दोनों जो है एक तरीके से ग्राही का मतलब एब्जॉर्बर का काम करते हैं। इसलिए जो है अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स और इन NAD2H और FAD2H को साइटोसिन C और C1 के पास भेजते हैं। और C और C1 जो है A और A3 को भेजते हैं। A3 के बाद में जब ये आगे ट्रांसफ़र करता है तो एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम A और A3। साइटोक्रोम A3 जो होता है उस पर एक एंजाइम काम करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो ATP का सिंथेसिस करता है। इन दोनों से ATP का सिंथेसिस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के एंजाइम की प्रेजेंस में A3 करता है। ये पूरा कुछ नहीं है, बस यूबिक्विनोन के बारे में पूछ लेते हैं कि इसका फुल नेम क्या है, या फिर जो हमारा A3 है उसके बारे में नाम पूछ लेते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ATP सिंथेज। ATP सिंथेज या फिर इस एंजाइम का नाम पूछ लेते हैं कि इस एंजाइम का नेम क्या है। तो इस एंजाइम का नेम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। आई थिंक ये ETS आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ जो है ये मैंने बता दिया था आपको। अब एक जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन बता देता हूँ आपको। जो CH3COOH है पायरुविक एसिड है। क्यों पायरुविक एसिड से ही हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि ग्लूकोज हमारा ना ही तो एनारोबिक है और ना ही हमारा एरोबिक है। एनारोबिक और एरोबिक जो है हमारा निर्धारित होता है या हम डिसाइड करते हैं पायरुविक एसिड के बाद। पायरुविक एसिड पायरुविक डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंट में एसिटिल्डिहाइड
बना देता है, CH3 CHO बना देता है, एसिटिल्डिहाइड बना देता है, और एक हमें CO2 रिमूव कर देता है। फिर एसिटिल्डिहाइड जो है NAD2H की प्रेजेंट में मिल करके हमें C2H5 दो मोलिक्यूल जो हैं वो CH3 CHO दोनों मिल करके हमें C2H5 दे देते हैं और एक NAD प्लस का फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स यहाँ पर एनर्जी लेता है। अल्टीमेट इक्वेशन जो रहती है वो ये रहती है C6H12O6 इक्वल्स टू C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 58 किलो कैलोरी। 58 किलो कैलोरी यहाँ पर जो है हमें मिल रही है, तो इस वजह से यहाँ पर जो हमें कैलोरी का या एनर्जी का लॉस हो रहा है। अगर फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का पायरुविक एसिड से एथिल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होता है। अगर ये पायरुविक डिहाइड कार्बोक्सिलेज के स्थान पर अगर हम लैक्टिक एसिड या बैसिलस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की प्रेजेंट में अगर हमारा एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर हमारा होता है तो जो है इसमें वो हमारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बनेगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट ये चीज़ लिखी है मैंने कि एक फ्रक्टोज से हमें टोटल 40 ATP मिलते हैं। एक सुक्रोज मॉलिक्यूल हमें 80 ATP देता है। एक पायरुविक एसिड से हमें कितने टोटल 15 ATP मिलते हैं और एक एसिटिल कोएंजाइम में से हमें 12 ATP मिलते हैं। 12 ATP एसिटिल कोएंजाइम ए से मिलते हैं हमें क्रेब्स साइकिल में, और जो 2 ATP हमें एसिटिल कोएंजाइम ए लिंक रिएक्शन से मिल रहे थे, लिंक रिएक्शन से दो ATP मिल रहे थे, और जो है 3 ATP लिंक रिएक्शन से मिल रहे थे NAD2H की फॉर्म में, और 12 ATP हमें एसिटिल कोएंजाइम ए से मिले क्रेब्स साइकिल में। तो टोटल एक पायरुविक एसिड से हमें 15 ATP मिले। थैंक यू वेरी मच।